नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर आज एमएलसी का चुनाव संपन्न हो गया है, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और निर्वाचन आयोग के तरफ से शाम 4 बजे तक के अपडेट जो मिले हैं उसके अनुसार गया स्नातक निर्वाचन सीट पर जो मतदान हुए हैं उसका प्रतिशत है 41.25। सारण स्नातक की सीट पर 37.25% मतदान हुए हैं। गया शिक्षक निर्वाचन की सीट पर 78.50% मतदान हुए हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन की सीट पर 68.70% मतदान हुए हैं तथा कोसी शिक्षक निर्वाचन की सीट पर सबसे अधिक 80.24% मतदान हुए हैं। तो बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या है 75 और इनमें से 5 सीटों पर चुनाव को लेकर पिछले 1 महीने से बिगुल बजा हुआ था। प्रचार प्रसार का दौर भी जारी था। तमाम नेता भी इसमें लगे हुए थे। महागठबंधन के सामने चुनौती भी बड़ी थी कि अपनी सीटों को बचाया जाए। जो 4 सीटें उनके खाते में थी, बीजेपी के खाते में 1 थी, उसके पास मौका था कि अपनी 1 सीट तो बचाया जाए तथा दूसरी सीटों को भी अपने पाले में किया जाए। तो महागठबंधन बनाम बीजेपी बिहार की राजनीति में एमएलसी के चुनाव में देखने को मिली। निर्दलीय भी जरूर ताल ठोक रहे थे। प्रशांत किशोर ने भी अपने 2 उम्मीदवार पीछे से यानी बैक डोर से उतारे हुए थे। परिणाम 5 अप्रैल को आ जाएंगे कि किसने बाजी मारी है और किसका पलड़ा भारी बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले भी हमने इन 5 सीटों का एनालिसिस आप तक पहुंचाया था और आपको बताया था कि कौन कहां से एमएलसी है और कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। आज एक बार फिर से आपको वो जानकारी दे देते हैं कि महागठबंधन के तरफ से जो 5 सीटें लड़ी गई उनमें से 3 सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे थे और वो उम्मीदवार थे जो पहले से ही इस पद पर एमएलसी थे, यानी कि सारण स्नातक से वीरेंद्र नारायण यादव, इसके अलावा गया शिक्षक निर्वाचन से संजीव श्याम सिंह और कोसी शिक्षक निर्वाचन से संजीव कुमार सिंह। ये तीनों जेडीयू के उम्मीदवार थे और साथ ही साथ निवर्तमान एमएलसी भी। आरजेडी 1 सीट पर लड़ रही थी, वो है गया स्नातक की, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार निवर्तमान एमएलसी अवधेश नारायण सिंह उनके सामने थे। जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत कुमार यहां पर टक्कर दे रहे थे। पिछली बार भी दिया था, 2017 में चुनाव हार गए थे, लेकिन पिछली बार जीत हार का फैसला जो है मापदंडों के आधार पर नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं उसमें जीतने के लिए आपको एक निश्चित संख्या में वोट हासिल करने होते हैं, यानी कि जितने वोट वैलिड गिरेंगे उतने वोटों का 50% से 1 वोट अधिक आपको लाना होता है। पिछली बार की लड़ाई में गया स्नातक से अवधेश नारायण सिंह बना पुनीत कुमार देखने को मिला, किसी को भी निश्चित संख्या नहीं मिली। अंत में निर्वाचन आयोग ने जिसे सबसे अधिक वोट मिला उसे जीता हुआ घोषित कर दिया था और अवधेश नारायण सिंह फिर से एमएलसी बनकर विधान परिषद पहुंचे थे। इस बार कितना कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गया स्नातक की सीट पर वोटिंग ज़्यादा नहीं हुई है। 41.25% वोट गिरे हैं, यानी कि मतदाता जो थे वो ज़्यादा इसमें उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली है। ऐसे में पलड़ा जो है इस सीट पर आपको एक बार फिर से हो सकता है कि अवधेश नारायण सिंह का ही भारी नजर आए। अगर बात करें सारण स्नातक की तो यहाँ पर तो सबसे कम वोटिंग हुई है और यहाँ पर निवर्तमान एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार थे। पिछली बार महाचंद्र प्रसाद सिंह को हराया था महागठबंधन में ही, तब भी वो मौजूद थे। उस दौरान महाचंद्र प्रसाद सिंह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से उम्मीदवार थे, इस बार बीजेपी से हैं। हालांकि 7 बार महाचंद्र प्रसाद सिंह इस सीट पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एमएलसी बन चुके हैं, तो ऐसे में उनके पास भी अनुभव है और उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर के अनुसार
यहाँ पर भी मतदाताओं का रुझान ज़्यादा नहीं देखने को मिला, ज़्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं रहा, सबसे कम रहा। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लड़ाई आपको कांटे की नज़र आने वाली है। अगर गया शिक्षक निर्वाचन की बात करें तो निवर्तमान एमएलसी संजीव श्याम सिंह के सामने इस बार बीजेपी ने आखिरी पलों में जीवन कुमार को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने टक्कर देने की भरसक कोशिश की है। और यहाँ पर जो मतदान है वो भी अधिक देखने को मिला है, लगभग 79% माफ करिएगा वोटिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन पलड़ा संजीव श्याम सिंह का इस सीट पर भी भारी बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात हम सारण शिक्षक निर्वाचन सीट की करें जहां पर उपचुनाव हो रहा है, पिछली बार 2020 में चुनाव हुआ था, यानी कार्यकाल 2026 तक था, लेकिन बीच में ही जो एमएलसी थे सीपीआई के केदारनाथ पांडे, उनका निधन हो गया, सीट खाली हो गई। तो इन 4 सीटों के साथ इस सीट पर उपचुनाव कराने की नौबत आ गई। महागठबंधन ने केदारनाथ पांडे के बेटे आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया और शुरुआती रुझान में ये बताया भी जा रहा था कि वो बहुत आगे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर के दांव से प्रशांत किशोर ने आफाक अहमद पर दांव खेला, जिसका खामियाजा आनंद पुष्कर को इस सीट पर भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बावजूद इसके ये माना जा रहा है कि यहाँ पर उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा है और धर्मेंद्र सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो शायद कांटे की लड़ाई में पिछड़ भी सकते हैं। अब बात कोसी की करें तो क्यों कोसी की लड़ाई, तो अब तक के पिछले 3 चुनावों में ऐसा देखा गया है कि संजीव कुमार सिंह जो कि जेडीयू के वर्तमान एमएलसी हैं, उनको कोई टक्कर ही नहीं दे पाता था। पिछली बार भी बीजेपी ने यहाँ से जगदीश चंद्र को उतारा था जो कि एक प्रोफेसर थे, लेकिन इस बार लगा कि मामला लड़ाई तक नहीं बन पा रहा है, तो एक व्यापारी वर्ग से आने वाले रंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी में लंबे समय से हैं और भागलपुर में निगम के चुनाव भी जीते हुए थे, पार्षद वहां पर रहे हैं और बीजेपी के किसान मोर्चा में भी वो प्रतिनिधित्व करते नजर आए हैं। तो उन पर बीजेपी ने दांव जरूर खेला, लेकिन खबर ये है कि उनके लिए भी यहाँ पर समस्या है। संजीव कुमार सिंह एज लेते दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में इन 5 सीटों का मोल जो है वो 5 अप्रैल को पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। देखिए, समस्या यहाँ पर जेडीयू के सामने जरूर है। आरजेडी का कोई निवर्तमान एमएलसी नहीं है, इसलिए अगर वो हार भी जाए तो उसकी जितनी सीटें बिहार विधान परिषद में है वो उतने पर ही काबिज रहेगी, यानी 14 सीटें हैं, 14 ही रहेगी। जीत गई तो बढ़ जाएगी, हार गई तब भी कुछ खोने वाली नहीं है। लेकिन जेडीयू 3 सीटों पर लड़ रही है और तीनों उसके पहले जीते हुए सीट है। एक भी सीट वो हारी क्योंकि 5 सीट पर बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी जेडीयू को एक भी सीट नीचे खिसका कर लाती है और वो उस सीट पर जीत दर्ज करती है, तो बिहार विधान परिषद में एक उलटफेर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि 75 सदस्यों वाले इस सदन में सबसे बड़ी पार्टी अभी जेडीयू है, जिसके पास 24 सदस्य अभी मौजूद हैं। बीजेपी के पास 23 हैं। अगर एक सीट जेडीयू घटती है और वो सीट बीजेपी जीतती है तो जेडीयू का आंकड़ा 23 हो जाएगा और बीजेपी अपनी एक सीट जो वर्तमान में गया स्नातकीय अवधेश नारायण सिंह वो भी जीते हैं, उस सीट को भी बचा लेती है और जेडीयू को एक सीट हरा देती है, तो 2 सीटें बढ़ेंगी। इस तरह उसकी संख्या 25 हो जाएगी और वो बिहार विधान परिषद में बड़ी पार्टी बन सकती है। और इसी के तकाजे का ये नतीजा भी रहा कि गया शिक्षक निर्वाचन की सीट पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार को उतारने में थोड़ी देर हुई, लेकिन जीवन कुमार पहले से दावेदारी दे रहे थे। बावजूद इसके थोड़े लेट से ही सही बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया, कोई कहीं गिला शिकवा ना रह जाए। हालांकि इसके बावजूद डीएन सिन्हा उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे, बागी बनकर रालोसपा का कितना नुकसान कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के सामने ये मौका है कि जब बिहार विधान परिषद में जेडीयू को पछाड़ा जाए। अगर जेडीयू एक सीट भी हारती है और बीजेपी उस सीट को जीत लेती है तो कहीं ना कहीं मनोबल उसका ज़्यादा बढ़ेगा और वो ये दिखाएगी कि देखिए, विधानसभा के उपचुनावों में भी हमने आपको परास्त किया,
3 में से 2 सीटें जीती और परिषद के भी चुनावों में हमने आपको परास्त किया है और बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। और कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के लिए एक बड़ा सेटबैक भी होगा। हालांकि जो इस प्रकार के चुनाव होते हैं इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं होती है। स्नातक निर्वाचन की सीटों पर जो स्नातक के निर्वाचन की जो मतदाता सूची में नाम जुड़ाए लोग होते हैं, यानी पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट हैं वही लोग वोट करते हैं। इसके अलावा शिक्षक निर्वाचन में वही लोग वोट करते हैं जो कि अनुभवी शिक्षक होते हैं। मतदाता सूची में नाम होता है वो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का ये चुनाव है, जात पात पर कम माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार की 2 ध्रुवीय राजनीति बिहार में शुरू हुई है नीतीश कुमार के बीजेपी छोड़कर महागठबंधन में जाने के बाद से, तब से बहुत कुछ सियासी गणित जो है वो बिहार में बदले हैं। ऐसे में इन 5 सीटों का चुनाव भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं कि बीजेपी ने जिस प्रकार से 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और अपना तमाम ताकत यहाँ पर झोंक दिया था, यहाँ तक कि प्रभारी तक नियुक्त किया हुआ था। सांसद विधायक जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं वो तमाम लोग जो है वो कैंपेनिंग कर रहे थे तमाम जिलों में घूम कर। ऐसे में चुनौती जो है वो बहुत बड़ी लेकर वो मानकर चल रहे थे और जीत के मकसद से वो मैदान में उतरे थे। महागठबंधन के तरफ से ना नीतीश कुमार ना तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में गए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो कार्यों में ही बिजी रहे, जबकि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री सीबीआई और परिवार में ही फंसे रहे। तो ऐसे में अब चुनाव संपन्न हो गया है। 5 अप्रैल को जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे और तब पता चल जाएगा कि बिहार विधान परिषद में क्या संख्या बल के आधार पर उलटफेर होगा, क्या जेडीयू पीछे आएगी, बीजेपी आगे जाएगी, या फिर जैसी स्थिति पहले से है वैसी ही स्थिति आगे भी बरकरार रहेगी। इंतजार सभी को 5 अप्रैल का है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।